अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म। हमें पता है कि कूलम्स जो इन दोनों के जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड विद द कूलम्स लॉ एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कूलम्स फोर्स। वी नो दैट कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। अब ये म्यूचुअल फोर्स से क्या मतलब है कि ये टू वे इंटरेक्टिव फोर्स है। क्या है हमारे पास? टू वे इंटरेक्टिव फोर्स। मतलब ये कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। सीधा सीधा कूलम्स फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का हमारे पास? दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ये कि हमारे पास, ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास ये दो चार्जेस हैं। ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये हमारे पास चार्ज Q2 है। मतलब ये है कि अब थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करती है कि ये हमारे पास चार्ज Q1 एंड Q2 हैं दोनों। ये चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो Q1 भी इन रिएक्शन Q2 भी इन रिएक्शन Q1 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक। अगर चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो हम उस फोर्स को एक नाम दे देते हैं, ठीक है, F21। अब F21 क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। अब रिएक्शन में एक चार्ज Q2 है, ये Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? F12। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये दो फोर्सेस आ गई, F12 एंड F21। ये हमारे पास दोनों फोर्सेस एक दूसरे की क्या हैं? ऑपोजिट हैं। इस माइनस का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास कूलम फोर्स किससे रिप्रेजेंट होती थी? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। हमारे पास K क्या आ जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। ये हमारे पास K आ गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अगर हम फोर्स 1 2 को रिप्रेजेंट कर लें इन दिस फॉर्म, यानी इस फार्मूला की रेफरेंस से, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये फोर्स 1 2 है, ये हमारे पास कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब ये हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए होती है? ये हमारे पास फोर्स 1 2 ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन भी तो शो करनी है। डायरेक्शन हम किससे शो करेंगे? यूनिट वेक्टर से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सारा मैग्नीट्यूड और उसका जो यूनिट वेक्टर है उसे हम इसकी डायरेक्शन शो कर लेंगे। ये हमारे पास R hat12, ये F12 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ गया। ये इसकी डायरेक्शन आ गई, ये यूनिट वेक्टर की। इसी तरह F21 सिमिलरली ये हमारे पास वेक्टर आ गया। इसकी डायरेक्शन हम R21 से शो कर लेंगे, R21 हेड से। ये हमारे पास कितना आ गया? फोर्स। ये 21 इज इक्वल टू, सिमिलरली इसको भी हम इसी फार्मूला के रेफरेंस से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट वेक्टर हमारे पास R21 हैट आ गया, R21 हैट। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। वैसे भी जो यूनिट वेक्टर होता है ये आप कर लें R हैट इज इक्वल टू, यानी कि R
यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया एंड ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अगर हम जिस तरह हमने ये कहा था कि ये फोर्स इसकी ऑपोजिट है, अगर हम एक दूसरे की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये F12 की वैल्यू पुट कर ली हमने ये वाली, और F21 की वैल्यू पुट कर ली ये वाली, चलो पुट कर लेते हैं 1/, ये हमारे पास सेम आ गया, ये पूरी इक्वेशन, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम आ गया, ये कट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, R हैट इज इक्वल टू माइनस R21 हैट, सॉरी ये मेरे से ए हो जाता है, ये हमारे पास इन द रिजल्ट, यानी कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो भी ऑपोजिट आ जाएंगे इन डायरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन केस ऑफ मीडियम, अगर हम बीच में कोई मीडियम, पहले हमारे पास था कि जो हमने मेजर की थी कूलम्स लॉ, उस टाइम हमारे पास बीच में क्या था, फ्री स्पेस और वैक्यूम था, चार्जेस Q1 एंड Q2, ये हमारे पास चार्जेस Q1 एंड Q2 आ जाते हैं। अगर हम इसके बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व की गई है कि व्हेन एनी मटेरियल इज प्लेस्ड between the charges then it reduces the electrostatic force between the charges। मसलन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले हमारे पास क्या था, वैक्यूम था ना, अगर हम कोई मीडियम बीच में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ये मसलन हमने एक शीट ऑफ ग्लास हमने इंट्रोड्यूस कर ली बीच में, तो अब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्यों रिड्यूस होती है, अब यानी कुछ तो है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होती है, तो ये जो रिड्यूस होती है ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी, ड्यू टू परमिटिविटी। अब परमिटिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी हमारे पास निकला है टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है परमिटिविटी की, रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगी, हमारे पास परमिटिविटी होगी। परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एप्सिलॉन, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये ग्रीक लेटर होता है एप्सिलॉन, यहाँ से ये हमारे पास परमिटिविटी आ गई। अभी एप्सिलॉन हमारे पास इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन नॉट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, and it is known as relative permittivity। इसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब हमारे पास ये चीज़ है कि ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अच्छा, एक और बात, अगर हमारे पास ये जो मीडियम होगा, ये जो मटेरियल होगा हमारे पास, ये हमारे पास इंसुलेटर होगा, तो हम उसको डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इफ इंसुलेटर known as also known as dielectric, ठीक है। dielectric derived from dia and electric means electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी ज़रा ये मिक्स हो रहा है इसको, अच्छा ये मैं नीचे लिख देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक। डाया मीन्स थ्रू एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन केस ऑफ मीडियम। तो हम कूलम्स लॉ को पहले कैसे रिप्रेजेंट कर लेते थे, किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, 1 डिवाइडेड F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हमारे पास मीडियम आ गया है, तो अब हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। पहले हमारे पास क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट, अब हमारे पास सिंपल क्या आ गया, एप्सिलॉन, क्योंकि अब हमारे पास मटेरियल आ गया बीच में, ठीक है। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, एंड सिंपल आ गया हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन केस ऑफ मटेरियल मीडियम, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब कोई भी मटेरियल हो, उसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, और एप्सिलॉन आर ये हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास चेंज होगी, क्योंकि हर मटेरियल ये इन्होंने इस तरह किया कि अगर ये हमारे पास देखें फिक्स वैल्यू है, यानी कि फ्री स्पेस में ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ये जो होगी, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू हर मटेरियल की चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास उसी मीडियम की परमिटिविटी आ गई, ठीक है, उसके लिए फाइंड करने का, यानी कि इन दोनों का ये होता है ना मेन फार्मूला, ये वाला परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में देखें, अगर हम यहाँ फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 आती है, इसको 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला नहीं आ जाएगा प्रीवियस। तो अगर हम जो मटेरियल होगा उसकी परमिटिविटी की वैल्यू पुट कर लें, हम मतलब कोई भी मटेरियल कर लेते हैं, उसकी ये 8.85 इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी वैल्यू, तो उस मटेरियल की परमिटिविटी आ जाएगी। तो बस हमारे पास ये सिंपल सा था लेक्चर, ठीक है, थैंक यू।